ज्योति ने जैसे ही इतना कहा तो राघव उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए बोला, कितनी सेल्फिश हो तुम, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ धैर्य को सब सच बताने। इतना कहते हुए राघव जैसे ही आगे बढ़ा तो ज्योति ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो राघव को धमकाते हुए बोली, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी नस काट कर, और फिर मेरे खून के इल्जाम में तुम हमेशा के लिए जेल में कैद हो जाओगे। और अगर मैंने ये सब ना भी किया तब भी इस काम में मेरा साथ देने के जुर्म में मेरे साथ साथ तुम भी सलाखों के पीछे नजर आओगे। इसीलिए अपना अगला कदम उठाने के पहले 1000 बार सोच लो। इतना कहते हुए ज्योति ने राघव का हाथ छोड़ दिया और उसके कहे आखिरी वाक्य ने राघव को स्तब्ध कर दिया। तभी ज्योति का फोन रिंग हुआ और वह किसी से बात करते हुए बाहर चली गई। धैर्य बेंच पर सहारे से बैठी थी, अकेले और इस बात से अनजान कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। राघव को उसे देखकर तरस आ रहा था। उसने 1 मिनट कुछ सोचा और फिर धैर्य के पास जाकर उससे धीरे से बोला, देखो मेरे पास समय बहुत कम है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हो और उससे तुम्हें सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है, और वो है जिसका कॉल अभी तुमने उठाया था। धैर्य राघव की तरफ देखकर हैरानी से बोली, कैसी मुसीबत, क्या हुआ? राघव ने कहा, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। बस वही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है। धैर्य ने कहा, मुझे लगता है मैं भी उसे जानती हूँ। पता नहीं क्यों एक रिश्ता सा महसूस होता है उसके साथ। राघव धैर्य को हैरानी से देखते हुए बोला, इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को आपस में जानते हो, क्योंकि फोन पर जो था वह भी तुम्हारी आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वो अपना फोन निकालते हुए बोला, मैं एक काम करता हूँ, तुम दोनों की बात करा देता हूँ, शायद तुम्हारी परेशानी थोड़ी कम हो सके। इतना कहते हुए राघव ने उस आदमी का नंबर डायल किया और तभी सामने बने कॉरिडोर से फोन बजने की आवाज आने लगी। ये वही फोन था जिस पर राघव ने कॉल लगाई थी। राघव ने फोन कट किया और दोबारा डायल किया तो लॉबी में उसे फिर से फोन की आवाज आई। कॉरिडोर से आ रही फोन की आवाज धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। तभी धैर्य और राघव ने देखा सामने से एक आदमी आ रहा है जिसके हाथ में फोन है और वो आवाज उसी के फोन से आ रही थी। आखिर कौन है ये आदमी और कैसे जानते हैं धैर्य और वो एक दूसरे को? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड। राघव ने देखा सामने से एक आदमी आ रहा है जिसके हाथ में फोन है जो बज रहा है। ये देखते ही राघव उससे पूछ बैठा, ये तो मिस्टर वायु का फोन है, आपके पास कैसे? ये सुन वो आदमी बोला, वायु सर का फोन मेरे पास है। आपने अगर थोड़ी देर पहले फोन किया होता तो आपकी बात उनसे ही होती, क्योंकि कार में वो मेरे साथ ही थे। मैं उनका सेक्रेटरी हूँ। इतने में वहां ज्योति आ गई और बोली, आप तो पैसे लेकर आने वाले थे ना, लाइए कहाँ है पैसे? ये कहते हुए ज्योति उसे साइड में ले गई। इधर वहीं खड़ा राघव धैर्य से बोला, मिस्टर वायु कार में है, तुम तुरंत उनके पास जाओ क्योंकि वही अब तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये सुन धैर्य ने घबराते हुए पूछा, पर मैं किस मुसीबत में पड़ने वाली हूँ? किस बात की मदद करेंगे वो? इस पर राघव ने कहा, मैं वो सब तुम्हें नहीं बता सकता, तुम जाओ जल्दी, इससे पहले वो चली जाए। राघव ने जैसे ही इतना कहा तो धैर्य बिना कुछ सोचे समझे बाहर की ओर भागी। उसे लग रहा था कि बस जल्द से जल्द वायु से मिल ले, क्योंकि उसका दिल बार बार कह रहा था कि उसका और वायु का कोई रिश्ता जरूर है। वो भागते हुए सोच रही थी, मुझे पूरा यकीन है ये वही आदमी है जिसने मेरी उस दिन पार्टी में मदद की थी। किसी अजनबी की आवाज से जो अपनापन मुझे महसूस हुआ वो मैंने कभी अपनों के साथ भी नहीं महसूस किया। आखिर रिश्ता क्या है उससे मेरा? इतना सोचते हुए धैर्य हॉस्पिटल के गेट पर आ गई, लेकिन हॉस्पिटल के गेट पर आते ही उसके पैर अचानक से ठिठक गए। उसके सामने गाड़ियों का
तांता लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गाड़ियों में मिस्टर वायु की कार कौन सी है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वायु को कैसे ढूंढेगी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो उसे ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जहां एक तरफ धैर्या को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो वायु को इस ट्रैफिक से भरी सड़क पर कैसे ढूंढे, वहीं दूसरी तरफ ज्योति सेक्रेटरी के हाथ में पैसे का बैग देखते हुए पागल सी हो गई थी। धैर्या के जाते ही राघव ज्योति की तरफ चला गया। वह राघव का हाथ पकड़कर उसे झकझोरते हुए बोली, आज मेरी जिंदगी बदलने वाली है। इतना पैसा मिलेगा मैंने सोचा ही नहीं था। इतना कहते हुए उसने सेक्रेटरी के हाथ से बैग छीना और उसकी चेन खोलते हुए राघव से बोली, पकड़ो पकड़ो जल्दी, मैं पैसे गिनती हूँ। राघव दांत पीसते हुए ज्योति से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? सब तुम्हें ही देख रहे हैं। ज्योति ने इधर उधर लोगों को देखा और फिर सेक्रेटरी को देखते हुए बोली, अगर डबल से एक भी कम पैसा निकला तो समझ लेना तुम्हें नहीं पता मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है। सेक्रेटरी ने हाँ में सर हिलाया और वो तेजी से बाहर चला गया। दूसरी तरफ सड़क पर धैर्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए उसने हड़बड़ाहट में एक एक गाड़ी का शीशा नॉक करना शुरू किया। धैर्या हर गाड़ी के शीशे को नॉक करने लगी। गाड़ी का शीशा नीचे होता और धैर्या घबराकर उसमें बैठे आदमी से पूछती, मिस्टर वायु? और वो न में सर हिला देता। तभी उसने दूर से देखा वायु का सेक्रेटरी अस्पताल से निकला और उसे क्रॉस करते हुए तेजी से उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी एक कार में जाकर आगे बैठ गया। जैसे ही धैर्या की नज़र कार के पीछे की सीट पर गई तो उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। पीछे की सीट पर जो आदमी बैठा था उसे पीछे से देखकर धैर्या को यकीन हो गया था कि ये कोई और नहीं, उसकी पार्टी में मदद करने वाला वायु था। वो जोर से चिल्लाई, मिस्टर वायु! पर वायु को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी क्योंकि उसकी कार दूर थी और कार के शीशे लॉक थे। ये देख धैर्या पूरी जान लगाकर गाड़ियों से टकराते बचते ठीक उसकी कार के सामने खड़ी हो गई और चिल्लाई, वायु जी! वायु कार में पीछे बैठा अपने मोबाइल में बिजी था। पर इससे पहले कि ट्रैफिक के साउंड के बीच उसकी आवाज़ वायु तक पहुंचती, अचानक ही एक हाथ आया और उसने धैर्या को पकड़कर खींच लिया। फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर आकर पड़ा। धैर्या ने देखा सामने बैग लिए ज्योति खड़ी थी, जिसने उसे वायु की कार के पीछे भागते देख लिया था। ज्योति ने गुस्से में उससे कहा, क्या करने वाली थी तुम? हाँ? धैर्या की उखड़ी सांसों के साथ उसकी आंख से आंसू लुढ़काए। सिग्नल खुला, वायु की कार धीरे धीरे आगे जाने लगी। तभी वायु को एक अजीब एहसास हुआ और उसने दूर से धैर्या की पीठ देखी, पर फिर उसकी गाड़ी आगे बढ़ गई। वहीं धैर्या वायु के पीछे जाना चाहती थी, पर उसका हाथ ज्योति ने जोर से पकड़ रखा था। तभी वहां राघव भी आ पहुंचा। उसने ज्योति से धैर्या का हाथ छुड़ाया और सामने खड़ी खाली टैक्सी में उसे बिठाते हुए बोला, जल्दी बैठो इसमें, मैं मिलाऊंगा तुम्हें मिस्टर वायु से। फिर उसने टैक्सी वाले को बोला, उस सफ़ेद कार के पीछे चलिए। ये देख धैर्या ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोली, राघव भैया, मुझे पता नहीं है कि मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ और वो मेरी क्या मदद करेंगे, पर वो मुझे बहुत अपने से लगते हैं और मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, इसीलिए मेरी ये हेल्प करने के लिए थैंक्स। ये नज़ारा देखकर ज्योति गुस्से में राघव का हाथ पकड़ते हुए चिल्लाई, राघव, ये तुम ठीक नहीं कर रहे। पर राघव ने गेट बंद कर दिया और टैक्सी आगे बढ़ गई। ऑटो में बैठे राघव ने धैर्या से कहा, बस एक बार तो मिस्टर वायु तक पहुंच जाओ, फिर मेरा काम पूरा। उसके आगे मुझसे कोई मदद की उम्मीद मत रखना, मैं मजबूर हूँ। ये सुनकर भी धैर्या के चेहरे पर एक हल्की सी आस भरी मुस्कान छा गई। उनकी टैक्सी वायु की कार के ठीक पीछे थी, पर वो धीरे धीरे नज़रों से ओझल हो रही थी। जैसे जैसे वायु की कार उससे दूर हो रही थी, धैर्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी
बंद मुट्ठी में रेत की तरफ जर्रा जर्रा फिसलती जा रही हो, पर वो उस फिसलती रेत को अपने हाथ से छूटने नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वो बार बार टैक्सी वाले से कह रही थी, भैया थोड़ा तेज चलाइए। आखिर वो उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वायु की कार एक होटल के सामने रुकी। धैर्या वायु से मिलने के लिए इतनी बेचैन थी कि उसने टैक्सी के रुकने का वेट नहीं किया और गेट खोलने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे और गेट खुल ही नहीं रहा था। उधर वायु भी अपनी कार से उतरा और उसने मुड़कर टैक्सी की तरफ देखा। उसे फिर से कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसने देखा एक लड़की टैक्सी के अंदर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है। उसे कुछ अजीब लगा, पर फिर वो होटल के अंदर चला गया। बड़ी मुश्किल से धैर्या का दरवाज़ा खुला और वो बाहर निकली, पर इससे पहले कि वो वायु के पीछे जाती, पीछे से ज्योति ठीक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। ज्योति धैर्या को टैक्सी के अंदर बिठाते हुए बोली, खबरदार, अगर इससे बाहर एक कदम भी रखा। फिर वो राघव की तरफ देखकर गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की। इतना बोलते हुए उसने राघव को कॉलर से पकड़कर टैक्सी के बाहर खींच लिया और बोली, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की मदद करने का। अब देखती हूँ तुम्हारी मदद करने कौन आता है। मैं चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बताऊंगी कि तुमने मेरा रेप किया है और मेरे पेट में पल रहा बच्चा तुम्हारे खिलाफ मेरा सबसे बड़ा सबूत होगा। फिर कौन बचाएगा तुम्हें। ज्योति की इस बात ने राघव को मजबूर कर दिया। वो ज्योति की तरफ देखते हुए बोला, मैंने गलत काम में जरूर तुम्हारा साथ दिया, पर अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। इतना बोलते हुए राघव धैर्या को बेबस भरी नजरों से देखकर वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ वायु होटल के अंदर अपने रूम में जा चुका था। तभी उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी, जो उसे काफी देर से महसूस हो रही थी। वो अपने सेक्रेटरी से बोला, सभी मीटिंग कैंसिल कर दो। इतना कहकर वो वहां से तेजी से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा 2 लड़कियां टैक्सी में बैठी हैं, जिसमें से एक लड़की अपने चेहरे पर हाथ रखे रोए जा रही है। वायु को एक पल के लिए लगा ये वही पार्टी वाली लड़की है। वो टैक्सी के पास जाकर धैर्या से मिल पाता, तब तक टैक्सी वहां से निकल गई। वो तुरंत बाजू में ही खड़ी अपनी कार में बैठता हुआ ड्राइवर से बोला, इस टैक्सी का पीछा करो। फिर वो खुद से सोचता हुआ बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की से मेरा कोई ना कोई कनेक्शन है, जैसे मैं इसे जानता हूँ। अब वायु की कार धैर्या की टैक्सी के पीछे थी। वायु बार बार अपने ड्राइवर से उस टैक्सी को ओवरटेक करने के लिए बोल रहा था। तभी टैक्सी रेलवे स्टेशन के पास जाकर रुक गई। ज्योति ने धैर्या का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बोली, बहुत देख लिया तूने शहर, अब तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। फिर ज्योति ने एक टिकट खरीदा और उसके हाथ पर देते हुए गुस्से में बोली, ट्रेन तुम्हारा वेट कर रही है, चलो मेरे साथ। ज्योति हाथ पकड़कर धैर्या को घसीटने लगी। धैर्या की आंखों में ज्योति के लिए डर साफ दिख रहा था, पर उसके मन में अब भी वायु से मिलने की आस थी। वायु भी स्टेशन के अंदर आ चुका था। वो भीड़ भाड़ के बीच बदहवाहट सा धैर्या को ढूंढ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी बहुत कीमती चीज़ छूट गई है। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि वो एक अनजान लड़की के लिए इतना क्यों झटपटा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज्योति ने धैर्या को ट्रेन पर बिठा दिया। धैर्या हारी हुई सी विंडो सीट पर अपना सर रखकर बैठ गई। उसे अंदाज भी नहीं था कि विंडो की दूसरी तरफ वायु खड़ा है। वहीं वायु धैर्या को ढूंढ रहा था, जबकि धैर्या ठीक उसके बगल में थी। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न दिया तो धैर्या ने चेहरा ऊपर किया और वायु उम्मीद खोकर मुड़कर चल दिया। जैसे ही वायु मुड़ा तो धैर्या को उसकी पीठ दिख गई। अचानक से धैर्या की आंखें एक बार फिर चमक गई। उसने एक आवाज़ लगाई, लेकिन ठीक उसी समय ट्रेन ने हॉर्न भी दिया और वायु उसे सुन नहीं पाया। ये देख धैर्या भागते हुए ट्रेन के गेट के पास पहुंची। उतरने के लिए पर ट्रेन रफ्तार से चल चुकी थी।
वायु उससे दूर होता जा रहा था। आज धैर्य और वायु की जिंदगी क्षितिज के उन दो किनारों जैसी थी जो साथ होते हुए भी दूर होते हैं। वायु को दूर होता देख धैर्य की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक से धैर्य को उल्टी होने लगी और उसे चक्कर आने लगे। वह ट्रेन के गेट के पास ही चक्कर खाकर गिर गई, लेकिन वो सब सुन पा रही थी। उसे देखकर आसपास के लोग उसे उठाने की कोशिश करने लगे। तभी किसी ने कहा, अरे ट्रेन में कोई डॉक्टर है क्या? तभी एक 40 साल की औरत ने जवाब देते हुए कहा, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे देखने दो, क्या हुआ है इसे? इतना बोलते हुए उसने धैर्य की आंखों को देखा और उसकी नब्ज पकड़ने के बाद बोली, ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। ये शब्द धैर्य के कानों में किसी जहर बुझे तीर की तरह चुभे। उसे ऐसा लगा जैसे ये कोई बुरा सपना था। तभी उसके आसपास खड़ी औरत जिन्होंने ये सुना था वो कानाफूसी करने लगी। क्या है आजकल की लड़कियों को, मुश्किल से 16-17 साल की होगी, देखकर शादीशुदा भी नहीं लग रही, पता नहीं कहीं भी मुंह काला करती फिरती है। यह सुनकर धैर्य को ऐसा लगा कि वह चलती ट्रेन से कूद जाए और अपनी जान दे दे। वो खुद से बड़बड़ाती गई, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अब क्या होगा धैर्य के साथ, जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला एपिसोड।